तो इस वीडियो में मैं अभी बात करती हूँ अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी मैंने आपको बताया था वन इज़ डायनामिक एंड अदर इज़ एडायनामिक। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी अबाउट डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। जनरली क्या होता है कि डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने बताया, जो भी मैंने कोजेज़ बताए हैं अपनी पहले वाली वीडियोस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के, उनमें से किसी भी एक कोज की वजह से क्या होता है कि हमारी जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो होती है वो हैम्पर हो जाती है। ठीक है, उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो कहीं पे भी कोई भी, मान लो हमारी ही कोई भी हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हम कोई पैराग्राफ याद कर रहे हैं, ठीक है, और हमें डायरेक्टली वो याद नहीं हो रहा है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उसको इनडायरेक्टली, मान लो पहले 2 लाइन याद की, फिर 3 लाइन याद की, फिर 4 लाइन याद की। इस तरीके से हम अपनी तरफ से भी कुछ, कहने का मतलब क्या है कि पहले हमारी कोशिश क्या होती है कि हम किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व करें। ठीक है, ये हमारी मतलब नेचुरल टेंडेंसी होती है ये हमारी, ठीक है, हमारी नेचुरल एक प्रॉपर्टी होती है। तो सेम यहाँ पे इंटेस्टाइन में भी होता है। जब भी इंटेस्टाइन में हल्की फुल्की कोई भी रुकावट होती है या फिर मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरली जितनी नॉर्मली होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, तो उसमें क्या होता है, मान लो इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, दोनोों साइड दोनों एंड ओपन होते हैं। ठीक है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये हमारा क्या है, असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलन, फर्दर आगे रेक्टम, सिग्मोइड कोलन और एनएस में, मतलब सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और एनएस में आके कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे या जो मैंने आपको बताया असेंडिंग कोलन से ही यहाँ कनेक्शन होता है। ठीक है, किसका होता है कनेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, इलियम से, और ऊपर वाला सिस्टम हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हम इतना ही याद रखते हैं कि इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, हमारे असेंडिंग कोलन में इलियम के पास उसका कनेक्शन होता है, इधर से असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, और नीचे सिग्मोइड और रेक्टम और एनएस होता है। तो हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो इसी के अराउंड चलेगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी वन ऑफ द रीजन की वजह से मान लो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के अंदर क्या है, एकदम से तो ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट होता नहीं है, धीरे धीरे उसकी प्रोसेस होती है। तो मान लो धीरे धीरे पैथोलॉजी डेवलप हो रही है किसी भी वन ऑफ द रीजन की वजह से, तो स्टार्टिंग में क्या करेगी, जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है, जो अपनी वो नॉर्मल मूवमेंट की बजाय क्या होती है कि वो मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे वो मूवमेंट थोड़ा बढ़ती है, ताकि एक नॉर्मल फोर्स से अगर जो भी पोर्शन है अगर आगे नहीं धकेला जा रहा है, तो उस प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए वो मूवमेंट क्या होती है, थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर वो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ने के बाद भी अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर नहीं होती है, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्शन फिर भी उसी पोजीशन पे जो का तो रहता है, तो क्या होता है कि जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मान लो यहाँ पे इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होता है उसकी प्रोक्सिमल साइड, मतलब नियर साइड पे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने साइज के अंदर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है, स्वेलिंग, एक तरीके से स्वेलिंग आने लग जाती है, ऊपर की तरफ उसकी डिस्टेंशन होने लग जाता है, बाउल का डिस्टेंशन होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, आगे पोर्शन जा नहीं पा रहा है, ठीक है, आगे कुछ क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, इधर से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो भी वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों, मतलब डिस्टेंशन क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो डिस्टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, किसमें, प्रोक्सिमल पार्ट में। लेकिन जो डिस्टल पार्ट है उसमें क्या होता है कि जब तक जितना भी फीकल मैटर उसके अंदर है तो वो अपनी नॉर्मल फंक्शन करते रहेगा, जब तक कि कंप्लीट वॉश आउट या फिर क्लियर आउट नहीं होता, वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करता रहता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग फेज में पेशेंट जनरली पेट साफ उसका अच्छे से हो रहा है, ठीक है, 1-2 दिन तक पेट साफ अच्छे से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पेशेंट भी सोचता है कि कोई बात नहीं, मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हल्का फुल्का पेट में अगर उसको दर्द होता है तो इतना कुछ उसे माइंड नहीं होता है, क्योंकि जो इधर का पीछे का जो फेज था वो 1-2 दिन तक नॉर्मल रहता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया जो भी मैटर था वो क्लियर आउट होता रहता है। लेकिन यहाँ पे जब हल्का हल्का डिस्टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो पैथोलॉजी है वो बढ़ती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, ये जो मतलब ये जो डायलिटेशन है, ठीक है, ये जो डायलिटेशन है, ये जो डिस्टेंशन होता है, इसकी वजह से क्या होगा, धीरे ये एक लेवल तक डिस्टेंड होता है, ठीक है, लेकिन अगर उस लेवल जितनी कैपेसिटी है म्यूरल, मान लो प्रेशर है, ठीक है, इंटरलिमिनल प्रेशर अगर मान लो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होगा, वो अपर कंटेंट के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना,
या फिर जो जितनी मसल्स की स्ट्रेंथ है, अगर उससे ज़्यादा अगर वो डिस्टेंडेड होता है तो एक लेवल पे क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो फ्लैसिड हो जाती हैं, ठीक है। और अगर मसल्स फ्लैसिड हो गई तो उसमें क्या होता है कि एक लेवल ऐसा आता है कि मसल्स के अंदर पैरालिसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो मसल्स पैरालिसिस यहाँ पे हुई है आफ्टर डिस्टेंशन ऑफ द बाउल, ये अपने आप में एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना होती है। किसके लिए? टू फर्दर डैमेज द वेस्कुलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। क्यों? क्योंकि मान लो अगर वो अपनी लिमिट से बाहर, देखो इतना सबको एनाटमी सबको पता है कि कोई फर्दर ऐसा बॉक्स नहीं बने हुए हैं बॉडी के अंदर कि यहाँ इतने लेवल के अंदर आर्टरी रहेंगी, इतने लेवल के अंदर वेन रहेंगी, इसके अंदर ऑर्गन आएंगे, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो एक लिमिट तक डिस्टेंशन रहता है तो ठीक है, फिर भी नॉर्मल फंक्शनिंग बाकी बॉडी की रहती है। लेकिन अगर वो डिस्टेंशन ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे ऊपर की जितनी भी वेन्स हैं, आर्टरी सप्लाई हैं, उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहाँ का जो वेस्कुलरिटी सिस्टम है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वो अपनी सप्लाई नहीं कर पाएगा। और जैसे मैंने एक आपको कोजेस में बताया था कि वेस्कुलर मिजेंट्रिक टर्म बोला गया है इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है? मिजेंट्रिक वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। और अगर वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे 98% चांसेस होते हैं किसके? स्ट्रेंगुलेशन होने के। तो इसलिए ये जो स्टार्टिंग में जो मसल्स फ्लैसिड और बाद में पैरालिसिस जो होते हैं, ये अपने आप में क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना होता है, ठीक है। इसलिए इस स्टेज पे पैरालिटिक के लिए से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अपनी मूवमेंट होती है कंप्लीट बंद होती है। हम इजीली पेरिस्टाल्टिक को सुन भी सकते हैं अपने स्टेथोस्कोप से। जनरली आफ्टर अपेंडिस्टोमी आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। पेशेंट को हम खाने पीने के लिए तभी अलाउ करते हैं जब हमें वो जो साउंड होती है वो सुनाई देने लगे। बाउल जो साउंड होती है जब हमें वो सुनाई देने लग जाती है, ठीक है। सुनाई देने का मतलब क्या है? जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो नॉर्मली होने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, जो अभी मैंने बताया कि डिस्टेंशन किस वजह से होती है, तो जनरली जो डिस्टेंशन के चांसेस होते हैं वो दो ही होते हैं। फर्स्ट इज गैस एंड नेक्स्ट इज फ्लूइड। तो देखो स्टार्टिंग फेज में अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको डाइजेस्टिव से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और जनरली 50 to 60% केसेस में ऐसा मैंने देखा भी है, क्या होगा आपको कोलोन में सिंपल डायग्नोसिस यूएसजी रिपोर्ट से मिलेगी कि गैस है, ठीक है। कोई पैथोलॉजी उस टाइम पे नहीं होती है क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज होती है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वो पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन का हिस्ट्री लेके आता है कंप्लीट। कई बार कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की, देखो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, जिसमें गैस जो अपना फ्लैटस है अगर पेशेंट का वो भी पास नहीं हो रहा है तो उसको हम कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार पेशेंट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री भी लेके आता है, नहीं तो कई बार पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री भी लेके आता है। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंशन के कॉजेज बताए थे। फर्स्ट इज गैस। गैस कैसे बनती है ज़्यादा? गैस इस वजह से बनती है, जैसे मैंने ऊपर आपको रीज़न जैसे मैंने डिस्टेंशन बोला था कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे बाउल का हमारा डिस्टेंशन हो जाता है। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट बन जाता है जिसकी वजह से एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही जो बैक्टीरियाज हैं वो इजीली वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। और अगर ग्रो कर पाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर जहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों ही हुए तो वहाँ पे डेब्रिस फॉर्मेशन भी होगा, वहाँ पे गैस फॉर्मेशन भी होगा। और जनरली ये गैस कौन सी पाई जाती है? जनरली ये गैस जो है वो या तो मतलब अबाउट 90% जो होती है इसमें नाइट्रोजन गैस होती है और रिमेनिंग हाइड्रोजन सल्फाइड एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। तो ये गैसेस के रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट फ्लूइड मैंने बताया। फ्लूइड में किस वजह से हो सकता है? फ्लूइड इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो नॉर्मली जो हमारे जूसेस होते हैं जो बॉडी के अंदर वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जैसे एक रूटीन में हमारे जितने सिक्रेट होते हैं उस टाइम भी वो उतने सिक्रेट हो रहे हैं, लेकिन इंटेस्टाइन का फंक्शन प्रॉपर ना होने की वजह से क्या होता है कि जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। अगर मतलब कहने का मतलब क्या है, सिक्रेट ज़्यादा हो रहा है लेकिन एब्जॉर्ब उतना नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या होगा कि कलेक्शन, फ्लूइड का कलेक्शन वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर मान लो वेस्कुलरिटी तक पहुंच गया है तो उसमें भी कुछ क्या होता है कि इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड का रिसाव हो जाता है। तो जनरली ये जो चीज़ है मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें हम जनरली आपको ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज़्यादा मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है इलेक्ट्रोलाइट लॉस और फ्लूइड लॉस?
जैसे मैंने अभी आपको बताया वो क्या रीज़न है, वो रीज़न एक तो ये है क्योंकि पेशेंट की इंटेस्टाइन अगर ठीक नहीं है तो ओरल इनटेक पेशेंट का क्या हो जाता है, एक तरीके से लेना बंद ही कर देता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं होती, वो उसकी खुद की बॉडी उसको अलाउ ही नहीं करती है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से भी फ्लूइड लॉस हो सकता है। या फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मतलब ओरली पेशेंट नहीं लेता है, या फिर वोमिटिंग के थ्रू चला जाता है, या फिर क्या होता है कि जो फ्लूइड का जैसे मैंने बताया एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है जितना रिलीज हो रहा है। तो ये जो कुछ रीजन थे, इनकी वजह से जनरली बॉडी के अंदर क्या होती है, पेशेंट के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का लॉस जनरली ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए जो ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट होता है उसके अंदर ये स्पेसिफिक ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लैब टेस्ट होती है वो अपने बेसिक जो हीमोग्राम वगैरह है उनके साथ जरूर दी जाती है। तो ये था अबाउट पैथोलॉजी। ठीक है, थैंक यू सो मच।